हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत JS ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और इसके साथ ही अगले 15 दिनों में 14 JPSC मेंस का एग्जामिनेशन होना है 18 से 20 जुलाई के बीच में। तो इस बीच बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर हिस्ट्री सेक्शन में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम या क्वेश्चंस को देख के जाना है। तो मेरा यहाँ पे स्पष्ट कहना है कि आप हिस्ट्री जो पेपर 3 का जो है सेक्शन उसके PYQ को देख लो। उसके PYQ को देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थीम है या टॉपिक है जिसको आपको देख के जाने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबों के लिए आज JPSC में पिछले JPSC में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री सेक्शन से लगभग 16 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उन सभी को लेकर के आया हूँ आप सभी के समक्ष, जिसको देख करके आप लोग यह समझ पाएंगे कि इम्पोर्टेंट थीम कौन कौन सा है हिस्ट्री में जिसको JPSC हर बार पूछ रही है। ठीक है, टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो PYQ डिस्कशन है मेंस का हिस्ट्री सेक्शन का वो स्टार्ट करते हैं। देखो एक मेजर थीम यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर्स। अब चोल शासकों के स्थानीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट थीम क्या आपका है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका मेन फीचर्स क्या है। तो इसको आपको एक प्रिपेयर कर लेना है। यदि प्रिपेयर नहीं किए होंगे तो चोला शासक से लेकर के से संबंधित कुछ चीज़ों को आपको कर लेना है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन करिएगा तो चोला का कौन से टाइम लाइन में था चोल शासक लोग, उसको आप इंट्रोडक्शन में दिखा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला था वो दिखा सकते हैं। उसके बाद आप एक क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, आप दिखा देंगे कि देखो इस रीजन में चोल शासकों का वास था और टाइम लाइन दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह करके अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा आंसर में, तो मैप डाल करके तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है 6 JPSC में पूछा गया था। वेरी गुड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थीम है टॉपिक है वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, टिप्पणी करिए, कुछ करिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो JPSC पूछता है, हमेशा ध्यान रहता है JPSC का इस टॉपिक पे। तो एंशिएंट आप कर रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को करके जाइएगा, अच्छे से करके जाइएगा, फीचर्स को कर लेना है। और अगला क्वेश्चन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारकों का वर्णन कीजिए। ये 11 JPSC में पूछा गया था, 7 JPSC में है। ठीक है, तो क्या है कि IVC के ओरिजिन के फैक्टर्स को आपको दिखाना है। तो इंडस सिविलाइजेशन आप अच्छे से कर लेना आपको। उसके बाद बोलता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ मगधा एज ए मोस्ट फॉर्मिडेबल महाजनपदा अराउंड द 6th century BCE। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय का वर्णन कीजिए। अब तो देखो मगध डायनेस्टी जो था तो उसका राइज, ये तो टॉपिक ही है, पूरा टॉपिक है एकदम, राइज ऑफ मगधा करके एंशिएंट हिस्ट्री में। आपको क्या है कि राइज ऑफ मगधा के क्या क्या फैक्टर्स थे, उसको जो गिर की पहाड़ियाँ हैं या मतलब क्या गिरियक की पहाड़ियाँ, राजगीर की पहाड़ियाँ, तो और कौन कौन छोटा नागपुर से क्या क्या चीज़ें लेके जाता था, इसका लोकेशन, तो एक मैप में भी दिखाने की कोशिश करिएगा इसको। ठीक है, राइज ऑफ मगधा को। ठीक, फिर जो एक अच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आलोचनात्मक परीक्षण किस प्रकार करेंगे। एक तो देखो कि आप जब इसका आंसर लिख रहे होंगे
कि टोकन करेंसी पॉलिसी जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, एक तो पहले करें दिखाएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक किस काल का था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड दिखाएंगे। उसके बाद दिखलाएंगे कि टोकन करेंसी किस किस सेक्टर में लाया गया था और क्यों लाया गया था, रीजन क्या था, और टोकन करेंसी फेल्योर का रीजन क्या था। अब क्या है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। आलोचनात्मक परीक्षण में दोनों चीजों को दिखाना पड़ता है, पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। फिर बोलता है क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो शेर शाह सूरी का टाइमलाइन बता दीजिए, उसका क्या अचीवमेंट है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में और इंडिया के लिए। आज भी आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, शेर शाह सूरी का जो ग्रांड ट्रंक रोड है, या उन्होंने जो झीलों का निर्माण कराया था, या जो भी प्रशासन सुधार किए थे, या मतलब लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, तो उन चीज़ों को दिखाना है और उसका एक क्रिटिकली इवेल्युएशन भी करना है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसको भी दिखाना है, ठीक है। फिर बोलता है कि क्रिटिकली एनालाइज द मार्केट रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए बाजार सुधारों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। इसका भी सेम चीज वही है कि बाजार सुधार क्यों लाया गया, बाजार सुधार लाया गया तो किस किस क्षेत्रों में लाया गया, अलाउद्दीन खिलजी का टाइमलाइन दिखाओ, उसका मैप दिखा दो, और उसके बाद दिखाना है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये चीज़ों को दिखाना है आपको, समझे। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एज इट डेवलप्ड इन इंडियन हिस्ट्री। बोलता है कि भारतीय इतिहास में विकसित इंडो इस्लामिक वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थीम क्या है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ताजमहल हो गया, या आगरा का किला हो गया, लाल किला हो गया, ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं। फीचर से क्या है कि देखो, एक तो पहला है कि इंडो इस्लामिक में एक गुम्बद का निर्माण हो गया, डबल गुम्बद या कुछ भी है, डोम, आर्क शेप्ड, तो फीचर को दिखाना है, ठीक है, फीचर्स को बतलाना है आपको। और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दिखाइएगा तो और अच्छी बात है कि इस टाइमलाइन में इस राजा ने ये प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो आगे इसका इसमें ये चेंजेस लाया गया, फिर डायग्राम दिखाइए आप। यदि आप डोम बना रहे हैं तो डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाइए, ठीक है, आर्च बना रहे हैं तो डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाइए। फिर एक क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन द लिबरेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बांग्लादेश का मूवमेंट, डेवलपमेंट, मतलब वो सारा चीज आपको दिखा देना है, ठीक है, विथ मैप। फिर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन नेशनल इंडियन मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करिए। तो महात्मा गांधी की भूमिका का विभिन्न चरणों में किस प्रकार हुआ, डिफरेंट फेजेज में, उनकी पॉलिसी क्या क्या रही, उनका कार्यक्रम क्या क्या रहा। एक था संघर्ष विराम संघर्ष, उस प्रकार की पॉलिसी इनकी थी। सत्याग्रह को लेकर के क्या था, और उससे इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या प्रभाव पड़ा और रोल क्या रहा, वो चीज़ों को दिखाना है आपको। और जो क्वेश्चन मैंने किया था अपने 11th to 13 JPSC में, ये क्वेश्चन था द 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। अब क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के, क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, इस तरह की टिप्पणी करिए। तो इसका ये कह रहा है कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो आपको इस पे कमेंट करना है। ये बहुत सारे विद्वानों का मानना था कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, और बहुत सारा कहना था कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जैसे बीडी सावरकर वगैरह जो थे उनका कहना था। लेकिन और सारे जो इतिहासकार थे उनका मानना है कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। 1857 से ही लेकर के इसके बीच में जितने छुटपुट आंदोलन हुए
मूवमेंट हुए, चाहे वो कृषक मूवमेंट हो गया, चाहे वो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो गया या ट्राइबल मूवमेंट हो गया, तो उन सबको जोड़ करके जो पूरा 1857 से लेकर के क्या 1757 प्लासी की लड़ाई से लेकर के 1857 के बीच में जितने भी सारा रिवोल्ट हुआ, तो उन सबको जोड़ करके एक मैन वॉर बोल सकते हैं 1857 को। तो मेरा दोनों पर्सपेक्टिव दिखाना था कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसके पक्ष में कुछ तर्क डाल दिया मैंने, नहीं था उसके सपोर्ट में कुछ मैंने तर्क डाल दिया, और लास्टली कंक्लूड मैंने मेरा क्या मानना है उसको कंक्लूड किया मैंने उस प्रकार। ठीक है, discuss the ways and means by which Mahatma Gandhi could transform the struggle for the Indian independence into mass movement। वही है सत्याग्रह, मतलब आपको मेजर थीम क्या पकड़ना है, मेजर टॉपिक है महात्मा गांधी। 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा रहा है, पल्लवा के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा आगे, चोल के ऊपर है, तो मेजर थीम्स हैं, राइज ऑफ मगधा वगैरह हो गया। ठीक है, तो बोलता है उन तरीकों और साधनों पर चर्चा कीजिए जिसके द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन परिवर्तन किया। वही सत्याग्रह, बहुत सारा चीज है, सत्याग्रह ही एक चीज नहीं है। अब देखो झारखंड हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। हर साल ताना भगत आंदोलन मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट, सरदारी मूवमेंट, ये हर साल पूछता है। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदार मूवमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। सरदार आंदोलन से बिरसा आंदोलन किस हद तक प्रभावित हुआ था, बिरसा आंदोलन के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो सरदार मूवमेंट प्रिकर्सर है बिरसा मूवमेंट का, और बिरसा मूवमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको आप अच्छे से दिखाना है। इसमें अभी आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं, इसमें अभी आप मैप का यूज कर सकते हैं। झारखंड का मैप बना लो या इंडिया का मैप बना लो, उसमें दिखाओ कि ये क्षेत्र जो है यहाँ बिरसा मूवमेंट हुआ था। ठीक है, जैसे आप दिखा सकते हो। आफ्टर बिरसा मूवमेंट, बिरसा मुंडा मूवमेंट, द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल्स ऑफ झारखंड गैप अप इट्स मिलिटेंट and violent methodology and took constitutional and peaceful cause। How far do you agree with this statement? बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने उग्र और हिंसक पद्धति को त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्व मार्ग अपनाया। देखो, बिरसा मूवमेंट में बहुत सारा मारकाट हो गया, तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन था या ट्राइबल रिवोल्ट जो बाद का है, उनको समझ में आया कि हिंसक तरीके से हम अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते हैं, अपनी बातों को मनवा नहीं सकते हैं, तो हमको संवैधानिक तरीकों से उस पर काम करना होगा और शांतिपूर्ण मार्ग अपनाना होगा। तो क्या रीजन थे, बिरसा मूवमेंट का क्या प्रभाव था, तो वो चीजों को दिखाना है। एक ब्रॉडर थीम है बिरसा मूवमेंट। फिर है आपका क्वेश्चन अगला, द ट्राइबल रिवोल्ट लेड बाय बिरसा मूवमेंट एक्सप्रेस द एनेक्सिटीज ऑफ द पीजेंट्स इन द रिलीजियस आइडम्स। कमेंट, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह ने किसान की चिंताओं को धार्मिक मुहावरों में व्यक्त किया। बहुत ही एकदम यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है भाई ये। तो ये बिरसा मूवमेंट किस प्रकार आदिवासी विद्रोह का एक आदिवासी विद्रोह तो था ही, लेकिन आदिवासी विद्रोह होने के साथ साथ किस प्रकार बिरसा मूवमेंट जो है वो रिलीजियस तत्वों का सहारा देता है। जैसे उसको बिरसा मुंडा जी को भगवान अवतार, भगवान घोषित करना या चमत्कारी पुरुष घोषित करना, ये चीजें उसमें आ गई थी। ठीक है, ये चीजें को दिखानी है। फिर है एक्सेस द एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट ऑफ मुंडा रिवेलियन लेड बाय द बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह की कृषि संबंधी और राजनीतिक सामग्री का अवलोकन करिए। वही है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार उसका ये हुआ राजनीतिक सामग्री, मतलब उसका राजनीतिक फिलोसफी क्या था, किस प्रकार उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये चीजें आपको दिखानी है बिरसा मूवमेंट। तो देखो 3-4 इंपॉर्टेंट थीम आपको समझ में आया होगा। एक तो पहला इंपॉर्टेंट थीम समझ में आया होगा, क्या होगा आपको, आईवीसी जो कि हर साल पूछता है, दूसरा एमजी महात्मा गांधी जी, और तीसरा आपको बिरसा मुंडा। आपको ये करना है, तो ये 3 चीज आप हमेशा करके जाइए पेपर 3 हिस्ट्री सेक्शन में। ठीक है, मेंस में।
ये 3 चीज़ में आपको 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसके अलावा आप अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, शेरशाह सूरी को, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को, और इसके अलावा एंशियंट में आप पल्लवा को देख सकते हैं, या हर्षवर्धन के बारे में कभी पूछा नहीं गया था, हर्षवर्धन का जो रिलीजियस पॉलिसी था वो उसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन। उसके अलावा तो आपने देख ही लिया होगा राइज ऑफ मगधा वगैरह। तो ये सब इम्पोर्टेंट थीम है, एक टॉपिक है जिससे आपको PYQ को देख के समझ में आया होगा। और मेरा मानना है कि ये सब इन चीज़ों पे आप यदि अपना फोकस बना लेते हैं लास्ट टाइम में, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा वेटेज मिलेगा, ठीक है। और यदि आपको यह पूरा डिस्कशन फ्रूटफुल लगा हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू।